हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट वीडियो में हमने संधि कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और एक दिन उसका टेस्ट रख लेंगे संधि का। तो उसमें क्या है, टेस्ट में जिस सबसे संधि के क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो देख लेंगे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो हम लोग पढ़ रहे थे व्याकरण। व्याकरण के अंदर जो हमारे शब्द विचार थे, फिर वर्ण विचार थे, फिर वाक्य विचार थे। तो उसी में जो हमारा वर्ण विचार था वो कंप्लीट हो गया था। वर्ण विचार में वर्ण कंप्लीट हो गया था, यानी कि स्वर व्यंजन कंप्लीट हो गया था। उसका अंदर फिर मैंने संधि चैप्टर भी करवा दिया था, जिसे कंजक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं और अब जो उसमें शब्द विचार था, शब्द विचार को हम देखेंगे। शब्द विचार में कैसे क्या किस तरीके से आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने पूरे एक चार्ट बना रखा है, ठीक है। और पूरे को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से लिंक कर रखा है, ठीक है। तो इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है हमारी, कि एक ही चार्ट में सब कुछ समझ में आया कि कौन से कहाँ से क्या क्या चीज निकली है, ठीक है। तो उससे पहले एक बता दूं, जो हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, व्याकरण। व्याकरण को मुख्य 3 भाग में हम लोगों ने डिवाइड करा। कौन से 3 भाग में हम लोगों ने डिवाइड करा था। व्याकरण को हमने डिवाइड करा था, एक तो हमारा वर्ण विचार था, वर्ण विचार, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था शब्द विचार। और तीसरा क्या था हमारा, तीसरा था इसमें वाक्य विचार, वाक्य विचार, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने वर्ण विचार पढ़ लिया था। वर्ण विचार में क्या आया था, हमारे जो स्वर व्यंजन जितने भी थे वो सब वर्ण में आ गए थे। उसके हमने उन वर्णों से मिलकर तो क्या बना, हमारा शब्द बना है, ठीक है। तो हम शब्द विचार के बारे में देखेंगे। ये पूरा शब्द विचार के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बना के बता दी, से पहले मैं पूरा बता चुका हूँ इस चीज को, कि पता जाए। वर्ण विचार हमारा कंप्लीट हो गया। अब शब्द विचार। शब्द विचार में जो है हमारा शब्द है, शब्द किस तरीके से क्या बड़ा हुआ, कितना बड़ा शब्द है, किस तरीके से चले देखते हैं, ठीक है। तो शब्द क्या है हमारा, शब्द को मुख्य 2 प्रकार में डिवाइड करा गया हमने, या 2 प्रकार में बांटा। कौन कौन से प्रकार में बांटा है, एक है हमारा सार्थक और दूसरा है निरार्थक, ठीक है। निरार्थक शब्द में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ता, ये यहीं का यही समाप्त होता है। सार्थक शब्द जो है हमारे काफी सारे बढ़ते हैं और इतना बड़ा होकर आता है। अब इसमें क्या क्या चीज किस तरीके डिवाइड करा गया। सार्थक शब्द को हमने मुख्य 4 प्रकार में डिवाइड करा। कौन से 4 प्रकार में डिवाइड करा हमने। पहला जो है हमारा वो बनावट के आधार पर डिवाइड करा है, कि किस तरीके से उसकी बनावट है उसके बारे में। दूसरा जो हमने डिवाइड करा है वो उत्पत्ति के आधार पर, किस तरीके से उत्पत्ति हुई है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। और तीसरा हमने डिवाइड करा है अर्थ के आधार पर, कि उसका अर्थ क्या निकलता है, ठीक है। और चौथा डिवाइड करा है विकार के आधार पर, कि उसमें विकार किस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। पहला वाला देखते हैं। पहला क्या है, बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर कितने प्रकार है। क्वेश्चन हमारे किस तरीके से एग्जाम पुटअप होता है। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इस तरीके से पुटअप होता है कि ऋण, यौगिक और योग ऋण, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, बनावट के आधार पे कितने प्रकार में डिवाइड करा गया है, शब्द को बनावट के आधार पर कितने में डिवाइड करा गया। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3। कौन सा, ऋण में, यौगिक में या योग ऋण में। और दूसरे तरीके किस तरीके से आता है कि योग ऋण किस चीज का शब्द है, या फिर कहाँ का शब्द है, या किसके आधार पे डिवाइड है, योग ऋण, ठीक है। तो बनाइए किसके, बनावट के आधार पे डिवाइड है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे ये चीज है, यहाँ से लेकर यहाँ, यानी कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है किसकी, ठीक है। तो जो हमारी उत्पत्ति हुई है वो तत्सम है। उत्पत्ति के आधार पर हमने 4 प्रकार में डिवाइड करा है। कौन कौन 4 में डिवाइड करा है, एक तत्सम है, एक तद्भव है, एक देशज और एक विदेशी है। यानी कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि जो हमारे तत्सम शब्द है, तत्सम डायरेक्ट जिसे कहते हैं ज्यों के त्यों संस्कृत से ले लिए गए, ठीक है। तद्भव में क्या करा गया हमने, कि जो तत्सम वाले शब्द थे, यानी कि जो संस्कृत के शब्द थे, उन्हें हमने क्या करा, तद्भव में चेंज कर लिया, यानी कि अपनी बोलचाल की भाषा में उसे कन्वर्ट कर दिया, या उसे चेंज कर दिया, या अपनी सरल भाषा में चेंज कर लिया उसे। तो उसे क्या बोलते हैं, हम तद्भव भाषा बोलते हैं। अब देशज जो हमारे खुद के शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विदेशी, जो हमने विदेश से लिए हुए हैं, जैसे कि डायरेक्ट लिखते हैं ना, डॉक्टर हो गया, ठीक है, और टीचर हो गया। तो ये कुछ जो शब्द है। वैसे हिंदी का क्या, हिंदी का तो शब्द हमारा वो क्या है, वो है हमारा अध्यापक, संस्कृत का शब्द है, ठीक है। तो वही चीज है कि विदेशी, यानी जो हमने डायरेक्ट, जैसे नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज को हिंदी में हम लोग नॉलेज ही लिखते हैं, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट उस शब्द को अडॉप्ट कर लिया। तो वो किसमें रख दिया हमने, कौन सी कैटेगरी में रख दिए, वो हमने रख दिए विदेशी शब्दों में। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया अर्थ के आधार पे। अब अर्थ के आधार पे शब्द को किस तरीके से डिवाइड करा, अर्थ के आधार पे 3 में डिवाइड करा, एक वाचक में, एक लाक्षणिक में और एक व्यंजक में। यानी कि अर्थ के आधार पे 3 में डिवाइड करा, एक वाचक, एक लाक्षणिक और एक व्यंजक। उसके बाद में आते हैं सबसे लास्ट, यानी विकार के आधार पे। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी हम लोग पढ़ते हैं
मेन यही पढ़ते हैं। इसके बारे में बस क्वेश्चन ऊपर ऊपर पूछा जाएगा यहीं से कि कितने प्रकार होते हैं इसके, यानी बस बनावटी कितने प्रकार होते हैं, 3 हो गए। उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार में डिवाइड करा गया, 4 हो गए। ठीक है, इस तरीके से मेन जो है हमारा इसमें जो विकार के आधार पे डिवाइड करेगा इसमें से क्वेश्चन सारा पूछा जाता है। और दूसरा जो हमारी उत्पत्ति के आधार पे डिवाइड करा गया है, इसमें से क्वेश्चंस हमारे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं विकार के आधार पे। विकार के आधार पे हम देखते हैं, विकार के आधार पे मुख्य 2 प्रकार में डिवाइड करा गया। कौन कौन से 2 में डिवाइड करा गया? एक है हमारा विकारी, दूसरा है हमारा अविकारी। ठीक, विकारी में कौन कौन से आते हैं? विकारी में जो हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो होते हैं वो हमारे किसमें आते हैं? विकारी में आते हैं। ठीक है, यानी जिनसे विकार उत्पन्न होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो जिनसे विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ये तो उनकी डेफिनेशन हो गई। अब अविकारी शब्द जो है हमने 4 प्रकार में डिवाइड करा गया। विकारी शब्द को भी हमने 4 में डिवाइड करा है और अविकारी को भी हमने कितने 4 प्रकार में डिवाइड करा। कौन कौन से 4 में डिवाइड करा है? पहला जो हमारा वो है क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है हमारा समुच्चय बोधक और चौथा है हमारा कौन सा? विस्मयादि बोधक। अब हम जो पढ़ेंगे या जिसे अच्छे से एक्सप्लेन करके चलेंगे वो हम कहाँ चलेंगे? वो हम विकार के आधार पर लेंगे। ठीक है, विकार के आधार पे उसका फिर हम विकारी को देखेंगे, विकारी की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद में फिर पहला टॉपिक उठाएंगे क्या? संज्ञा। संज्ञा को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम को पढ़ेंगे, फिर विशेषण को पढ़ेंगे, फिर क्रिया को पढ़ेंगे। उसके साथ साथ क्या करते रहेंगे? अब हम लोग जैसे संज्ञा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो हम वो तो देख ही रहे थे, जो लेखक थे या राइटर थे या साहित्यकार वगैरह थे उनकी जो कौन कौन सी पुस्तकें थी, कौन कौन सी कृतियां थी, उन सब के बारे में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? उनके साथ साथ कुछ पर्यायवाची ले लेंगे। ठीक है, या तत्सम तद्भव ले लेंगे। इस तरीके से उन्हें लेके चलेंगे। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उसके आगे का है। तो हम जो मेन जो देखेंगे वो जो हमारे सबसे लास्ट में आर्थिक विकारी और अविकारी शब्द। उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना हम सार्थक और निरर्थक शब्द के बारे में जो बताया था, ठीक है, जहाँ से किस तरीके डिवाइड हुए हैं उन सब के बारे में, तो उन सब के बारे में एक बार डेफिनेशन वगैरह उनकी देख लेते हैं, उन्हें और अच्छे से समझते हुए चलते हैं। फिर आखिर में आके मेन जो है हमारा जो बताए थे हमने कि विकारी और अविकारी उनके ऊपर। ठीक है, तो शब्द मुख्य 2 प्रकार में डिवाइड करा गया था। कौन से 2 में डिवाइड करा गया था? एक हमारा ये हो गया सार्थक और एक क्या हो गया हमारा? निरर्थक। अब सार्थक और निरर्थक, ठीक है, शब्द सही समझ आ रहा है। सार्थक और निरर्थक। सार्थक वो शब्द होते हैं जिनका कोई एक अर्थ होता है और निरर्थक वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल भाषा में जो अगर हम चाहें तो उसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, कुछ अर्थ होता है। क्या हो गया? जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वो सार्थक शब्द हो गए। अब निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? निरर्थक शब्द वो है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। इसमें हम ले सकते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ ठीक है। तो ये था, ये हमने एक नॉर्मल सी डेफिनेशन लिख दी ताकि अच्छे से हमें समझ में आए। सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। अब जैसे कौन कौन शब्द नॉर्मल सा, जैसे कि हम कहाँ हैं? घर पे हैं, लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन सब कहाँ पर हैं? घर पे। जैसे जैसे लिख सकते हैं, जैसे घर, मकान, इन सब का क्या है? इन सब का एक खुद का अर्थ है। घर का मतलब क्या है? घर जो हमारा क्या है? घर एक मकान है जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से कुछ और भी शब्द ले लेते हैं, जैसे घर हो गया, मकान हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, नगर हो गया। ठीक है, विश्वविद्यालय, नगर आदि, ये सब हमारे क्या होगा? ये सब हमारे सार्थक शब्द हो गए, यानी इनका खुद का एक अर्थ है। ठीक है, अब निरर्थक शब्द मुख्य तौर पे एक तरीके से बोल सकते हैं, निरर्थक शब्द वो शब्द भी होते हैं जो सार्थक के साथ यूज होते हैं। अब जैसे इसमें देखेंगे, जैसे जो कुछ भी गिरता है, किसी का कोई काम करते हैं ना कि कोई काम फटाफट करो। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि फटाफट लिखो, क्या बोला? फटाफट। फटाफट का कोई अर्थ है?
कोई अर्थ नहीं। जो ट्रेन चलती है, ट्रेन चाहे कैसे चलती है, बोलते हैं ट्रेन भप भप करके चलती है, भप भप, भा और का, भप भप, कोई अर्थ है इनका? कोई अर्थ नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है, और जैसे कि चटाचट, अक्सर देखा होगा बोलते हैं कि घर में छोटे या बड़े भाई की कभी मारर पड़ती मम्मी पापा से, तो कहते हैं कि आज पापा ने तेरे को चटाचट खूब मारा, या आज मैडम ने तेरे को चटाचट खूब थप्पड़ लगाया, तो ये चटाचट। तो इन सबका कोई भी क्या है, कोई भी एक अर्थ नहीं है, ठीक है। तो निरार्थ शब्द वो होगा जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, सारा शब्द वो है जिनका कोई एक अर्थ होता है, यानी जिनका कोई अस्तित्व है, ठीक है। अब कुछ निरार्थक शब्द ऐसे होते हैं जो सार्थक की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस हम ले लेते हैं, कौन सा सेंटेंस लें? जैसे एक आता है पशु पक्षी, पशु पशु पक्षी, ये तो फिलहाल दोनों पशु जानवर होते हैं, पक्षी जानवर होते हैं, तो ये तो हमारा किसमें सार्थक नहीं आएगी, दोनों शब्द का अर्थ है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ अन्य आते हैं, जैसे कि ठीक ठाक, ठीक ठाक। अब ठीक तो ठीक है, मैंने कहा ना, ओके राइट, ठीक। ठाक, ठाक का कोई जिसे कहेंगे कोई अर्थ नहीं है। ठाक जो है, ठाक का कोई अर्थ नहीं, यानी ठाक हमारा क्या हो गया? ठाक हमारा निरार्थक शब्द हो गया। क्या हो गया? निरार्थक शब्द हो गया ठाक। तो यही कहने का मतलब था, इसमें यही अंतर है, ठीक है। इस तरीके से और देखना चाहें, जैसे हम बोलते हैं ना कि खाना वाना खा लो, रोटी बोटी खा लो, ये कहते हैं ना कि मम्मी मुझे रोटी बोटी बना कर दे दो, रोटी बोटी, मम्मी या माँ मुझे रोटी बोटी बना कर दे दो। इस तरीके से और देख लेते हैं, जैसे कि काम धाम, कहते हैं ना कि चौधरी जी का लड़का कोई काम धाम नहीं करता, काम धाम, ठीक है। ये कहते हैं ना कि वो देखिए शर्मा जी का लड़का है कि कोई काम धाम नहीं करता, तो वही चीज की बात करेंगे। अब इसमें क्या है, इस शब्द को अभी हटा देते हैं, इसे बाद में देखेंगे, ये चीज में नहीं आएगी, ठीक है। इसमें जो हमने कहा है, ये मेरा आप लोगों को जो एक्सप्लेन करने का यहाँ पे मोटिव ये है कि जो वोटी है कोई खुद का अर्थ नहीं है, नाम का कोई खुद का अर्थ नहीं है, लेकिन किसकी वजह से यूज हो रहे हैं? इन शब्दों की वजह से ये यूज हो रहे हैं। तो वही कहा गया है कि ठीक ठाक, रोटी बोटी और काम काज, हाँ ठीक, वो जो लड़का है वो ठीक ठाक दिखता है, या वो लड़की ठीक ठाक दिखती है। रोटी, माँ मुझे रोटी बोटी हो दो, या पंडित जी का लड़का काम धाम कुछ नहीं करता। तो ये सेंटेंस में हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, या खुद का इनका कोई अर्थ नहीं होता। बस इन शब्दों के कारण इनका चलन होता है या यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये थे हमारे सार्थक और ये निरार्थक। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आई थिंक यू आर गॉट इट, ओके। तो उसके बाद में सार्थक देखिए, निरार्थक देखिए। अब इसमें जो हमने डिवाइड करा था, अलग तरीके से डिवाइड करे थे, ये जो है 4 तरीके से हमने डिवाइड करे हैं इसमें, मतलब निरार्थक में तो खत्म हो गया यहीं पे। अब सार्थक जो हमने डिवाइड करा था वो 4 में डिवाइड करा था। कौन कौन से डिवाइड करा था? पहला इसमें तो था हमारा बनावट के आधार पे, जिससे पहले मैंने पूरी एक चार्ट बनाई थी, उसमें देखिए पहला था हमारा क्या, बनावट के आधार पे। बनावट के आधार पे कितने प्रकार में डिवाइड करा गया था? 4 प्रकार में डिवाइड करा गया था। वो 3 प्रकार में, कौन कौन से? रूढ़ में, ठीक है, और यौगिक में, और तीसरा कौन सा था? योग रूढ़। मतलब ये तो ठीक है, मतलब जो पहला था इसमें जो पहला आएगा हमारा, पहला क्या आएगा? बनावट के आधार पे। बनावट के आधार पे कितने में डिवाइड करा गया? फिर उत्पत्ति के आधार पे, इस तरीके से और भी थे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे बनावट के आधार पे। आप लोग एक बार इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम रेफर के आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, और इसमें जो मैंने बताया है आप लोगों को, वो ये बताने की कोशिश करी है, ये सार्थक शब्द हैं मुख्य 4 प्रकार में डिवाइड हो रखे हैं, ठीक। बनावट के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे, फिर विकार के आधार पे, या फिर रूपांतर के आधार पे। उसके बाद में हम पहला देखिए बनावट के आधार पे। बनावट के आधार पे कितने प्रकार में डिवाइड है? बनावट के आधार पे 3 प्रकार में डिवाइड है। कौन कौन से 3 प्रकार में डिवाइड है, उसको हम देखेंगे। तो 3 प्रकार में जो हमारा डिवाइड है, रूढ़ है। रूढ़ क्या चीज है, ठीक है, रूढ़ में डिवाइड है, योग शब्द में डिवाइड है, फिर योग रूढ़ शब्द में डिवाइड है, ठीक है। यहाँ से बता दें, मेन जो रहता है वो योग रहता है, ठीक है। तो क्या कहा गया है? रूढ़ या फिर यौगिक या योग रूढ़। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्जाम में पुटअप होता है? क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप होता है कि बनावट के आधार पर शब्दों को कितने प्रकार में बांटा गया है, या बनावट के आधार पे कितने प्रकार के शब्द होते हैं? तो 3 प्रकार के शब्द होते हैं,
कौन कौन से होते हैं? ऋण हो गए, यौगिक हो गए, योग ऋण हो गए। अब ऋण शब्द कौन से होते हैं उन्हें हम देखेंगे। ऋण शब्द में कहा गया है कि ऋण शब्द उनको कहते हैं जो शब्दों के योग से बनते हैं। ऋण शब्द उनको कहते हैं जो शब्दों के योग से बनते हैं। यानी कहने का मतलब ये सिंपल सा है, एक ही लाइन में समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ऋण शब्द उनको कहते हैं जो शब्दों के योग से बनते हैं, यानी कि जो दो शब्द मिल जाते हैं तो आपस में, तो उसे क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। जैसे आम, अब इसमें क्या है? तो आम में क्या है? आ प्लस माँ, यहाँ पे क्या? आम, इसलिए वो तोड़ दें हम, ठीक है? आ प्लस माँ। तो ऋण शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों उसके योग से बनते हैं, ठीक है? जैसे राम, राम, हाथ, कान आदि, ये सब क्या हो गया? हमारे ऋण हो गए। आगे बढ़ते हैं यौगिक। अब यौगिक कौन से होते हैं? यौगिक वो होते हैं जो शब्दों के योग से बनते हैं। यानी कि अब इसमें क्या है? ये जो था ये, अब इसमें कहा गया जो शब्दों के, यानी कि दो शब्द मिलकर बन जाते हैं तो उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। अब जैसे विद्यार्थी है, ठीक है? अब जो अगर विद्यार्थी का जो अगर हम संधि विच्छेद करें तो किस तरीके से करेंगे? विज्ञा प्लस आलय। अब विज्ञा का अलग अर्थ होता है, आलय का अलग अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो यौगिक है, यौगिक शब्द से समझ आया, यौगिक योग कर दिया, उन्हें जोड़ दिया। वही कहा गया जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें योग कहते हैं। तो विज्ञा प्लस आलय से मिलकर क्या बना? विद्यालय। ऐसे ही छात्र प्लस आवास से मिलकर क्या बना है? छात्रावास। विश्व प्लस विद्यालय से मिलकर क्या बना है? विश्वविद्यालय। ये हो गया हमारा क्या? यौगिक। उसके आगे देखते हैं तीसरा जो हमारा डिवाइड है वो डिवाइड है योग ऋण, यानी इसमें योग आ गए और ऋण आ गए। तो थोड़ा सा भिन्न है। क्या भिन्न है? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से, दो हो सकते हैं या दो से और ज्यादा हो सकते हैं, शब्दों से मिलते हैं तो उन्हें योग से बनते हैं, लेकिन उनका समानार्थक नहीं निकलता। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि दो शब्द या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनेंगे, ठीक है, लेकिन उसका समानार्थ नहीं निकलता, उनका समानार्थ जो है भिन्न हो जाता है। जैसे पंकज है, पंकज का जो अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो किस तरीके से करेंगे? जैसे पंकज का जो पर्यायवाची होता है, जलज हो गया, पंकज हो गया, इस तरीके से होता है। अब जैसे पंकज को जो अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो किस तरीके करेंगे? पक प्लस जा। अब यहाँ पे पक का अर्थ अलग हो गया और जा का अर्थ अलग हो गया। यहाँ पे जो पक का अर्थ है, पक का अर्थ यहाँ पर हो रहा है कीचड़। पक का अर्थ होता है क्या? कीचड़। और यहाँ पे जो जा आ रहा है, यहाँ पे जो जा आ रहा है, इस जा का जो अर्थ होता है वो होता है उत्पन्न। इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिख सकते हो, आदाना इस तरीके से। यहाँ पे एक ही बना दिया मैंने और यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके बनाया, ठीक है? तो यहाँ पे जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो योग ऋण शब्द हैं, योग ऋण शब्द वो शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बनते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है वो विशेष हो जाता है या अन्य हो जाता है या भिन्न हो जाता है एक तरीके से। अब जैसे पंकज है, पंकज का तो वो संधि कर दिया, अलग अलग कर दिया, पक प्लस जा। तो पक का जो अर्थ होता है वो होता है कीचड़ और जा का अर्थ होता है उत्पन्न, ठीक है? तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है? एक बार इसका स्क्रीन छोड़ लीजिए, फिर हम रफ करके आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा आगे का है, इसमें हम देखेंगे किसके बारे में? उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है? बनावट के आधार पे भी हमने देख लिया, अब हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे जो हमने डिवाइड करा है वो 4 प्रकार में डिवाइड करा है। 4 प्रकार में कौन कौन से में डिवाइड हो रखे हैं इन्हें हम देख लेते हैं, ठीक है? तो जो हमारा पहला है वो क्या है? तत्सम। अब कई बार क्या होता है, तत्सम इस तरीके से लिख सकते हैं, ताकि नीचे मेरा हंस लगा दिया, और इसी को दूसरी तरीके से भी इस तरीके से भी लिखा जाता है, ता फिर आधा ता और सा और तत्सम, ठीक है? दूसरा क्या हो गया इसमें? दूसरा हो जाता है हमारा इसमें तद्भव, ता तद्भव, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। उसके बाद में आता है क्या? विदेशी बोल दो पहले या फिर देशी बोलो, वो अलग होता है, ठीक है? तो इसमें आता है फिर देशज, 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 ठीक है? फिर आता है हमारा कौन सा? विदेशी, विदेशी, ठीक? तो ये हो
हो गया हमारा। अब इसमें देखेंगे कौन सा किस तरीके से इसमें क्या चीज आती है उसके बारे में, ठीक है। अब जो हमारा पहले तत्सम है, फिर तद्भव है, फिर देशज है, फिर विदेशी शब्द है। अब तत्सम याद करने का तरीका, तत्सम, और इसमें क्या आ रहा, पीछे आ रहा सम, सा से क्या निकाल देंगे हम, संस्कृत, संस्कृत। बाकी बचा हुआ ने क्या हो गया, तद्भव, बचा हुआ क्या हो गया, हिंदी। अब देशज, देशज में क्या होता है, जो हमारे शब्द होते हैं देसी, अब देशों में एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो हमारे शब्द होते हैं जिन्हें हमें ज्ञान नहीं होता या कहाँ से आए हैं उनके बारे में, तो उसे हम देशों में रख देते हैं। और विदेशी में क्या होता है, विदेशी शब्दों में जो विदेश के शब्द होते हैं, ठीक है, उन्हें हम एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लिखा था देशज में हम लिख सकते हैं एक तरीके से, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये लिख सकते हैं कि जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान नहीं होता उसे हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द जो विदेश में शब्द या जो अन्य भाषाओं में शब्द यूज करे जाते हैं उन्हें हम एज इट इज रख लेते हैं, उसे विदेशी शब्द बोलते हैं। अब जैसे कि तत्सम है, ठीक है, अब एक शब्द लेते हैं कौन सा, आम्र। आम्र जो हमारा शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, ठीक। उसके बाद में तद्भव में चेंज करेंगे, तो तद्भव में चेंज करने के बाद में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आम। अब देशज में जो शब्द हमने ऐसे ही की एज इट इज, ऐसे की ऐसे ही रख लिए, जैसे कि तेंदुआ, ठीक, तेंदुआ हो गया, खिड़की हो गई, लोटा हो गया, डिब्बा हो गया, खिड़की, लोटा, इस तरीके जो शब्द हैं हमारे देशज में आ गया। विदेशी में जो विदेश वाले शब्द या अन्य भाषाओं के शब्द हैं उन्हें हमने इसमें कर दिया विदेशी कैटेगरी, यानी जिनके बारे में हमें नहीं मालूम कि ये शब्द कहाँ से आए हैं उन्हें हमने देशज में कैटेगरी में डाल दिया। सिंपल सी बात है। विदेशी विदेश से जो आए हुए हैं, जैसे मुगल, मुगल जो शब्द हमारा विदेश से आया हुआ है, ठीक है। और दरोगा, दरोगा शब्द जो है हमारा ये उर्दू का शब्द इसमें नहीं आएगा, मतलब विदेशी शब्द। और इस तरीके जो मतलब अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं वो जैसे कुछ शब्द हम देख लेते हैं, जैसे कि एक शब्द आता है हमारा फारसी, अरबी, तुर्की, कौन से, फारसी, अरबी, इस तरीके के शब्द, यानी कि फारसी हो गया हमारा, ठीक है, फारसी, अरबी, तुर्की, और एक फेमस शब्द जो है हमारा क्या, अंग्रेजी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो दूसरे में क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे तत्सम शब्द कौन से हो जाते हैं, जो संस्कृत के ज्यों के त्यों रख लिए गए, यानी कि संस्कृत जो शब्द हैं वो ऐसे के ऐसे रखेगा। जैसे कि अग्नि, अग्नि क्या है हमारा, अग्नि हमारा संस्कृत शब्द है। अब यही हिंदी का शब्द में क्या हो जाएगा, आग। इसकी पहचान एक तरीके से और भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं इसकी पहचान, कि जो हमारे संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते हैं उन्हें बोलने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, ठीक है। और इसमें जो मोस्टली जो यूज होते हैं हमारे वो ये यूज होते हैं, जैसे छा, संयम वाला शाह, षटकोण वाला शाह, परिश्रम वाला शाह, मतलब ज्यादातर जिसमें ये चीज आएगी हमारी, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं तक अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कौन से शब्द होंगे, हमारे तत्सम शब्द होंगे। यानी कि ये जो है हमारा 90% तक तो बिल्कुल सही बैठता है, और 10% जब कुछ खराब हो तो कहानी गड़बड़। तो वही चीज़ है ना, जब संस्कृत शब्द जैसे आम्र, आम्र को बोलिए आम्र, और एक है आम्र, आम बोलना कितना सरल है, आम्र बोलना थोड़ा कठिन। ऐसे ही अग्नि, अग्नि, और एक क्या, आग, सिंपल था। यानी इसमें चेंज कर लिए। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत ज्यों के त्यों रख दिए जाते हैं, तद्भव शब्द वो होते हैं जो हिंदी संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन कर देते हैं या उन्हें सरल कर देते हैं। देशज शब्द वो होते हैं जिनके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता कि कौन सी वर्ण या कौन सी भाषा के शब्द हैं, तो उन्हें हमने देशज में रख लिया। विदेशी शब्द वो होते हैं जो अन्य भाषाओं के शब्द होते हैं, उसे हमने विदेशी भाषा में रख दिया, या फिर जो विदेश के शब्द होते हैं उन्हें हम रख लेते हैं जैसे विदेशी भाषा में। तो फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी सब क्या होगा हमारे विदेशी शब्द। अब हम देखेंगे आधार के आधार पे, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और रब करते हैं इसे।
ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। और अब हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं वो अर्थ के आधार पे देखेंगे। सार्थक शब्द है हमारे, वो अर्थ के आधार पे किस तरीके से डिवाइड हो रखे हैं, कौन कौन से डिवाइड हो रखे हैं और कितने इसके भेद हैं, प्रकार हैं, टाइप हैं, जो भी हैं। तो देखते हैं ये जो है क्वेश्चन इस तरीके से पूरा हो जाता है। अर्थ के आधार पे कितने प्रकार में बांटा गया? अर्थ के आधार पे 3 प्रकार में बांटा गया। कौन कौन से 3 प्रकार में बांटा गया उन्हें देखते हैं। पहला क्या है? वाचक। दूसरा क्या है? लाक्षणिक। तीसरा क्या है? व्यंजक। वाचक को दूसरे नाम से ही बुलाते हैं, क्या नाम बुलाते हैं? अभिज्ञा से बोलते हैं। और लाक्षणिक को बोलते हैं लक्षण, लक्षणा। और व्यंजक को बोलते हैं व्यंजना। ठीक है। तो वाचक कैसी होती है? शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ, यानी कहने वाला ये है या मुख्यार्थ का बोध होता है, उसे वाचक कहते हैं। जिन शब्दों, सिंपल भाषा में बोले तो जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आया, यानी कहने का मतलब ऐसे हम आपसे अभी कोई बात कर रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है हमारी, तो बातचीत मैंने क्या, यानी कि जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो सरल या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, यानी कि जो शब्द हम यूज कर रहे हैं वो शब्द यूज कर रहे हैं जो हमारे चलन में है। तो उससे क्या हो रहा है कि हम और आप अच्छे से लिंक है और बातचीत अच्छे से कर पा रहे हैं, हमारी बात आप समझ पा रहे हैं, आपकी बात हम समझ पा रहे हैं। वही चीज इसमें कहा गया वाचक, जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाए। यानी कहने का मतलब ये, मैंने एक लिखा कि राम ने खाना खाया, अर्थ का जो शब्द है या जो वाक्य है, वाक्य का अर्थ समझ में आ रहा है राम ने खाना खाया। ठीक। दूसरा है कि सीता गिर गई, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीता गिर गई। तो इसमें जो कहने का मतलब ये है कि सब जो वाक्य लिखा है उसमें साफ साफ हमें पता चल रहा है कि सीता गिर गई, यानी कि सीता गिर गई, यानी गिरने वाले को चोट लगी, जो कुछ हुआ हो। तो ये कहने वाला है उन वाक्यों का तुरंत या फिर इसे कहते हैं कि अच्छे से समझ में आ जाता है और आसानी से समझ में आ जाता है। आगे देखते हैं लाक्षणिक। इसमें क्या होता है, कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे कि वे शब्द, अब जैसे वाचक में देखा घर, नगर, सड़क आदि। घर का मतलब क्या है? घर जिसमें लोग रहते हैं। नगर जहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं। सड़क, घरों के आसपास सड़क होती है या हाईवे वगैरह होती है, ठीक है, वो सड़क में आ जाते हैं। ठीक है। ऐसे देखते हैं लाक्षणिक यानी लक्षणा, वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ ना लेकर प्रयोजन वंश दूसरा अर्थ लिया जाए। यानी कि कई बार देखा होगा, या जो हमारे ग्रंथ वगैरह हैं, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ठीक है, और जैसे जो उर्दू भाषा में लिखी हुई है, ठीक है, जैसे जो अलग अलग तरीके जो ग्रंथ वगैरह हैं, उन सब में जो भाषा का यूज करा गया या जो शब्दों का यूज करा गया है, ठीक है, उनका अर्थ अलग निकलता। वो चीज कहने का मतलब है यहाँ पे कहा गया वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ ना लेकर प्रयोजन वंश दूसरा अर्थ लिया जाता है। जैसे काव्य वगैरह लिखे होते हैं, इसका जो हम पढ़ेंगे उसे, तो पढ़ने के बाद उसका अर्थ एक अलग निकलता है। जैसे कनक कनक के 100 गुनी, जो शब्द है हमारा कनक कनक के 100 गुनी, तो उसमें आगे कनक कनक का 2 बार बात हुई है। ठीक है, इसी तरीके से बात हुई है। ऐसे एक होता है कि धतूरा खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। इसमें कहने वाला धतूरा जो एक शब्द है, इसका 2 अर्थ निकलना है। यानी कहने का मतलब ये है, एक तरफ क्या है धतूरा कि खा रहा है तो पछता रहा, और ना खाए तो ही पछता रहा है। तो वही चीज बात करेगी काव्य वगैरह, इन सब चीजों की इसमें बात करी गई। उसका देखते हैं व्यंजक में क्या है, या जिसे व्यंजना भी बोलते हैं, ना वाच्यार्थ, यानी कि ना उसका सीधा कोई अर्थ निकलता है, ना लक्षण, ना उसके शब्दों का कोई दूसरा अर्थ निकलता है। तो फिर क्या निकलता है, इन दोनों से इनका अर्थ भिन्न निकलता है। यानी कि जो अर्थ निकल रहा हो वो भी बिल्कुल अलग हो। यानी कहने वाला ये है कि जैसे एग्जाम्पल मैंने इसमें लिख रखा है, कोई चोर रात में अपने एक साथी से कहता है, क्या कहता है कि रात कितनी अंधेरी है। अब रात कितनी अंधेरी है, हम आप जो रात में कभी छत पे लेटे, तो लेटने के बाद में जो हम कहें कि यार रात कितनी अंधेरी है, इसका क्या मतलब है, यार रात अंधेरी है। लेकिन यहाँ पे जो व्यंजक है इसका अर्थ अलग ही निकलेगा। इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि जो चोर ने कहा है, अपने साथी से कहा कि रात कितनी अंधेरी है, इसका अर्थ बिल्कुल भिन्न निकल रहा है कि चोर के लायक शानदार। यानी कहने का मतलब है कि जो आज की रात है ये चोरी के लायक बहुत ही बढ़िया, यानी कि आज हम चोरी कर सकते हैं और इतना अंधेरा है कि हमें कोई देख भी नहीं पाएगा। तो यानी कि उसका तीसरा मीनिंग निकले। तो ये था हमारा व्यंजक शब्द या फिर अर्थ के आधार पे। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे थे 3। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या, विकार के आधार पर, रूपांतर के आधार पे। यानी विकार के आधार पे किस तरीके विकार होता है ना, कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द। उसका हमें विकारी में कौन कौन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उसका हमें विकारी जो अविकारी है उसमें क्रिया, विशेषण, इस तरीके से और भी हैं।
तो आज की वीडियो फिर हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो को यहीं पे विराम देना पड़ेगा हमें। और कैसे क्या लगी आज का सेशन आप लोग बताइएगा। मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, पूरा अपनी तरफ से लेके। और आप लोगों से बस एक ही दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें। तो शेयर करने से क्या होता है ना, थोड़ा सा मनोबल बढ़िया रहता है और पढ़ाने में एक ऊर्जा आती है कि हाँ यार कि व्यू इतने आ रहे हैं, कि लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो को, तो उसमें थोड़ा सा आनंद मिलता है। ठीक है, तो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।